हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज से मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक नई रोमांटिक थ्रिलर कोरियन ड्रामा जिसका नाम है व्हेन द फोन रिंग। कहानी की स्टार्टिंग होती है मेन लीड के एंट्री के साथ जिसका नाम होता है बेक सयोन, जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का स्पोक पर्सन है। तो आज वो ब्रिटिश एम्बेसडर के एक इवेंट पे आया था। थोड़ी देर में ड्रामा की फीमेल लीड ज्वाइन करती है जिसका नाम है होंग हुईजू, जो कि बोल नहीं सकती और वो एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है। तो दोनों को एक साथ देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग उनके बारे में गॉसिप करने लगते हैं कि सायोन के साथ ये लड़की कौन है, इनका क्या रिलेशन है और बहुत सी बातें जो देख सायोन कहता है कि नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ये लोग तुम्हें नहीं मुझे देख रहे हैं, ये लोग तुम्हारे बारे में जानने के लिए क्यूरियस है, पर याद रखना हमारे रिलेशन के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए ऐसा कुछ भी मत करना जिससे हमारे बारे में किसी को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कोई रूमर फैले। तो अब इनके बारे में अच्छे से जानने के लिए हमें एक दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये जो एक न्यूज चैनल के स्टूडियो में थी जहाँ अपना साइन लैंग्वेज का काम कंप्लीट करके जाने ही लगी थी कि तभी सायोन का प्रेस रिलीज लाइव होता है जो यहाँ मौजूद सभी लोग देख रहे थे। न्यूज एंकर यूरी, जो इस कहानी की सेकंड फीमेल लीड है, जो सायोन की बहुत बड़ी फैन है क्योंकि सायोन भी पहले एक न्यूज कास्टर था, लेकिन स्क्रीन पर सायोन को देखकर यूजू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो मिडिल फिंगर दिखाकर चली जाती है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि सायोन और यूजू की 3 साल पहले शादी हो चुकी है, लेकिन उन दोनों की शादी एक सीक्रेट है जिसके बारे में उनके फैमिलीज के अलावा और किसी को भी नहीं पता। तो उनकी शादी कैसे और क्यों हुई ये हमें आगे पता चलेगा। तो सायोन अपना प्रेस मीटिंग खत्म करके अपने ऑफिस चला आता है। इधर यूजू अपनी मॉम और अपनी मदर इन लॉ के साथ होती है। तो सायोन के डैड थे एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और यूजू के स्टेप डैड थे एक बहुत ही बड़ी कंपनी के चेयरमैन। तो इन दोनों फैमिलीज का बहुत पुराना कनेक्शन था। तो सायोन की मॉम यूजू को जॉब छोड़कर सायोन को सपोर्ट करने के लिए कहती है क्योंकि कुछ ही महीने में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है, पर बिना पब्लिक में आए क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि सबको पता चले कि यूजू सायोन की वाइफ है जो बोल नहीं सकती। ये सुनकर यूजू की मॉम कहती है कि क्या इसकी जरूरत है, जो सुनकर सायोन की मॉम कहती है कि ये ना बोले तो अच्छा है, ये बोलकर वो चली जाती है। तो यूजू की मॉम उस पर ही गुस्सा करने लगती है और कहती है कि ये तुम्हारी ही गलती है, किसी और के हस्बैंड को चुराया है तो अच्छे से काम करो, याद रखना कि तुम चेयरमैन होंग की बेटी और होने वाली प्रेसिडेंट की डॉटर इन लॉ। पर यूजू एकदम चुपचाप रहती है। फिर वो यहाँ से अपने ऑफिस जाने के लिए निकलती है, पर जाते हुए रास्ते में उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अचानक से रास्ते के बीचों बीच रुक जाती है। ये सब देखकर यूजू समझ जाती है कि उसकी कार हैक हो चुकी है, इसलिए ना ही कार के डोर्स खुल रहे थे ना ही कार आगे बढ़ रही थी, जिससे वो सामने से आ रहे ट्रक से टकराते टकराते बच जाती है। तभी हम उससे थोड़ी दूर एक मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जिसके हाथ में एक अलग सा फोन था, जिससे हमें समझ आता है कि उसने कार को हैक किया है। अब वो बंदा यूजू की कार की ओर बढ़ने लगता है और यहाँ तक कि यूजू के कार के अंदर चला आता है। इधर सायोन के फोन पे एक कॉल आता है। सायोन के असिस्टेंट डोजी कहता है कि एक अजीब से नंबर से कॉल आया है। सायोन कॉल पिक करता है तो सामने से आवाज आती है कि मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। सायोन पूछता है कि कौन हो तुम और क्या बकवास कर रहे हो। तो हम देखते हैं कि सायोन को कॉल करने वाला वही मिस्टीरियस बंदा था जिसने यूजू के कार को हैक किया था और वो अभी यूजू के गले पे चाकू रखकर सायोन को धमका रहा था। सायोन के फोन की बैटरी डेड हो जाती है तो उसे चार्ज पे लगाकर वो सबसे पहले यूजू की मॉम को कॉल करता है और यूजू के बारे में पूछता है। यूजू की मॉम कहती है कि वो मेरे साथ ही थी लेकिन वो काफी देर पहले ही निकल गई थी। ये जानकर वो रिलैक्स होता है और डोजी से उस किडनैपर के नंबर को ट्रेस करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद फिर से वही किडनैपर कॉल करता है तो सायोन उसे कहता है कि मार दिया मेरी वाइफ को, तुम जानती भी हो कि तुम किससे बात कर रहे हो, मेरी वाइफ है कौन, क्या है तुम्हें पता भी। किडनैपर कहता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ के गले पर चाकू रखा हुआ है, अगर कॉल काटा तो तुम्हारी वाइफ का गला काट दूंगा। सायोन तंग आकर कहता है कि मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ मैं, इसलिए तुम जो भी ये प्रैंक कॉल कर रहे हो बंद करो। किडनैपर कहता है कि मैं सच में मार दूंगा। सायोन कहता है कि हाँ मार दो। किडनैपर कहता है कि अभी नहीं, अभी तो पैसों की बात करनी बाकी है। सायोन कहता है कि तुम्हारी जो भी डिमांड है तुम कहते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दोबारा कॉल मत करना। ये बोलकर कॉल कट कर देता है। जो सुनकर किडनैपर को गुस्सा आ जाता है तो कुछ वायर से यूजू का गला घोटने लगता है। कार आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है तो किडनैपर उसे छोड़ देता है और अच्छे से चलाने के लिए कहता है। फिर कहता है कि मजाक नहीं है, समझी ना, तो तुम्हारे हस्बैंड उसे मजाक क्यों समझ रहे हैं, या तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी चिंता नहीं है, मैं अभी उसे दोबारा कॉल करूंगा, अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो फिर तुम मरने वाली हो। वो दोबारा कॉल करता है लेकिन सायोन कॉल रिसीव नहीं कर रहा था तो किडनैपर गुस्से में यूजू के गर्दन पे कट मार देता है और गुस्से में इधर इधर लात मारने लगता है। फिर कहता है कि कोई बात नहीं, पता है ये फोन बहुत ही अलग है, इसमें सिर्फ सायोन को ही कॉल किया जा सकता है और इस नंबर को वो 10 मिनट बात करने से पहले ट्रैक ही नहीं कर सकता। वॉइस मॉड्यूलेशन ऑलवेज ऑन किया हुआ है, इसलिए मेरी आवाज वो पहचान भी नहीं पाएगा। और पता है तुम्हारी कार को मैंने पहले से ही हैक किया हुआ था, इतना सब कुछ परफेक्टली प्लान किया था, पर ये तुम्हारा कमीना हस्बैंड मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा है। फिर से कॉल करता है। इस बार सायोन कॉल उठा लेता है तो किडनैपर कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। तो
सायोन भी गुस्से में कहता है कि हाँ तो मार दो ना, जब वो मुर्दा लाश बन जाए तब कॉल करना, ये बोलकर फिर से कॉल कट कर देता है, जो देख कर किडनैपर को तो और ज्यादा गुस्सा आता है। पर सायोन को ये बात सुनकर तो ह्यूजू को भी बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो फुल स्पीड से गाड़ी भगाने लगती है, जिससे एक स्लिपरी रोड आने की वजह से उसके टायर फिसल जाते हैं, जिस वजह से वो किडनैपर कार के अंदर ही टकराकर बेहोश हो जाता है। पर सीट बेल्ट होने की वजह से ह्यूजू सेफ होती है, तो सायोन अपने घर के लिए निकलता है। घर में ह्यूजू पहले ही आ चुकी थी, जो अपने चोट पर फर्स्ट एड करती है, फिर खाना बनाकर टेबल पर रेडी रखती है। थोड़ी देर बाद सायोन आता है, ह्यूजू को अपने सामने देखकर रिलैक्स होता है और कहता है कि तुम जिंदा हो। आज मुझे किसी का प्रैंक कॉल आया था जिसने कहा कि वो तुम्हें मार देगा, मेरी वाइफ को मार देगा, पर तुम तो जिंदा हो। उसके बात सुनकर ह्यूजू को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी सायोन के असिस्टेंट डोजे कॉल करके बताता है कि उस नंबर को ट्रेस नहीं किया जा सकता, वो नंबर हमारे लोकल टावर्स यूज नहीं करता, पर उस नंबर का पहला 3 डिजिट 406 यूएस का एक एरिया कोड है, इसलिए वो एक वर्चुअल फोन नंबर है जिसे सिर्फ रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकता है। यानी वो अगर फिर से कॉल करता है, अगर वो कॉल 10 मिनट तक चलता है, तभी हम उस नंबर को रियल टाइम में ट्रैक कर पाएंगे। फिर वो सायोन को याद दिलाता है कि कल ब्रिटिश एम्बेसडर की एक इवेंट है जहाँ एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत है, क्योंकि एम्बेसडर की वाइफ भी बोल और सुन नहीं सकती। तो सायोन ह्यूजू को कल तैयार रहने के लिए कहता है, क्योंकि कल वो ह्यूजू को साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के तौर पे अपने साथ ले जाएगा। पर ह्यूजू उसके बात का कोई जवाब नहीं देती है। अपने रूम में आती है तो ह्यूजू की मॉम कॉल करती है, जो ह्यूजू को ही सुना रही थी और डांट रही थी कि अब तक तुमने अपने हस्बैंड के साथ अच्छे रिलेशन भी नहीं बनाए, जरूरत पड़े तो प्लास्टिक सर्जरी कर लो, शेप में रहो, और भी बहुत कुछ सुनाती है। तो उनकी बात सुनकर ह्यूजू अपनी शादी के दिन याद करती है। 3 साल पहले वो शादी के लिए तैयार होकर बैठी थी, तभी अचानक सायोन कुछ डॉक्यूमेंट लेकर आया और उससे कहा कि ये वेडिंग ड्रेस तुम्हारी नहीं है, इसे उतार दो, तुम बस मेरी वाइफ की जगह ले रही हो, हमारी शादी प्राइवेट रहेगी, इसलिए तुम्हें किसी के सामने मेरी वाइफ होने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ह्यूजू सब कुछ उतारने ही लग जाती है, तो उसकी ड्रेस उतारने से पहले सायोन उसे अपना कोट पहना देता है और उसे एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए देता है, जिसके क्लॉज से ह्यूजू कभी भी डिवोर्स इनिशिएट नहीं कर सकती, स्पेशली किसी इलेक्शन के टाइम नहीं। और थर्ड, सायोन की वाइफ के रूप में ह्यूजू का नाम और चेहरा कभी भी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अगर ह्यूजू ने इनमें से कोई भी क्लॉज तोड़ा तो ह्यूजू को 2 बिलियन वॉन पेनल्टी भरनी होगी। ह्यूजू साइन कर देती है तो सायोन उसे एंगेजमेंट रिंग पहना देता है और उसे कहता है कि इस गलतफहमी में मत रहना कि हम एक मैरिड कपल है, क्योंकि तुम्हें एक हॉस्टेज की तरह मेरे पास भेजा गया है, तो इस तरह से इनकी शादी कभी भी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं की गई थी। तो ह्यूजू एक साइन लैंग्वेज सेंटर का भी हिस्सा थी, तो अगले दिन अपने ऑफिस में ह्यूजू बहुत ही गुस्से वाले और धमकाने और डांटने वाले डायलॉग का प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि उसे सायोन पे अपना गुस्सा निकालना था। तो शाम को दोनों एम्बेसडर के इवेंट में पहुंचते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जितना दिखाया गया था, उसके बाद से सीन कंटिन्यू होता है। दोनों को साथ देखकर सभी लोगों के बीच गॉसिप स्टार्ट हो गई थी, पर उन पर ध्यान न देते हुए सायोन ह्यूजू को लेकर एम्बेसडर से मिलने आता है। तो उन दोनों के बीच की बातों को ह्यूजू एम्बेसडर की वाइफ को साइन लैंग्वेज में बता रही होती है, जो देख एम्बेसडर ह्यूजू को सायोन की वाइफ समझ लेती है। तो ह्यूजू साइन लैंग्वेज में बताती है कि मैं बस एक इंटरप्रेटर हूँ, हमारे बीच में कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है। सायोन को तो समझ ही नहीं आया था कि ह्यूजू ने इशारे में क्या कहा। तो एम्बेसडर उसे थैंक यू कहता है उनकी वाइफ के लिए इंटरप्रेटर लाने के लिए। इस पे सायोन कहता है कि एक्चुअली मेरी वाइफ को भी डिसेबिलिटी है। एम्बेसडर कहता है कि कभी मैंने आपकी वाइफ को आपके साथ नहीं देखा, आपको उन्हें लाना चाहिए था तो हमारी मुलाकात हो जाती। इस पे सायोन कहता है कि एक्चुअली मेरी वाइफ मेरी कमजोरी है, जो सुनकर ह्यूजू को तो बहुत गुस्सा आता है। तो सायोन आगे कहता है क्योंकि मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ, इसलिए मुझ पे ऑनलाइन काफी अटैक्स होते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी वाइफ को ऑनलाइन हेट या अटैक्स फेस करना पड़े। तभी उसे डोजे मैसेज करके बताता है कि सब कुछ रेडी है, अगर अब उस 406 का कॉल आया तो हम उसे ट्रैक कर पाएंगे, बस आप 10 मिनट तक उसे उलझा कर रखना। तो ह्यूजू यहाँ से ड्रिंक करने चली जाती है। अब उसे ज्यादा ड्रिंक करते हुए देखकर सायोन मना करता है। ह्यूजू फोन पे टाइप करके उसे कहती है कि अगर हो गया तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस पे सायोन कहता है कि तुम अभी नहीं जा सकती, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मेरे साथ रहना होगा, कुछ प्रॉब्लम्स है, पैर दर्द कर रहे हैं तो बैठ जाओ और ज्यादा ड्रिंक करना बंद करो। जो सुनकर अब ह्यूजू उसे साइन लैंग्वेज में कहने लगती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं सुन नहीं सकती या मुझे कोई इमोशन फील नहीं होते, मैं कितनी हर्ट हूँ तुम्हें कभी दिखता भी है, और क्या मैं तुम्हारी कमजोरी हूँ, अगर कमजोरी होती तो तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए, पर कल तुमने क्या किया। ये बोलकर उसे इशारे में गाली देने लगती है, जो सायोन को थोड़ा समझ आता है, पर जाते हुए जो इशारे में कह रही होती है कि शायद तुम जिस वाइफ की बात कर रहे थे वो मैं हूँ ही नहीं। ये बोलकर वो यहाँ से वॉशरूम चली जाती है, जहाँ उसे सायोन पे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर सायोन को थोड़ी देर बाद उसे किडनैपर का कॉल आता है, तो इस बार सायोन उससे सामने से कहता है मेरी वाइफ तो सेफ है, क्यों कल तुम उसे मार नहीं पाए, कल मैं बहुत बिजी था इसलिए मैंने तुम्हारा कॉल कट कर दिया, पर आज मेरे पास बहुत टाइम है, तुम बताओ अब तुम मेरी वाइफ को कैसे हर्ट करोगे। ये सब वो किडनैपर को 10 मिनट तक बातों में उलझाने के लिए कह रहा था। तभी किडनैपर कहता है कि लगता है पार्टी में ज्यादा कुछ करने को है नहीं तुम्हारे पास। ये सुनकर सायोन थोड़ा शॉक्ड होता है। किडनैपर कहता है कि सरप्राइज हुए होंगे कि मुझे कैसे पता कि तुम इस पार्टी में हो, तुम सोच नहीं सकते कि मैं तुम्हारे
कितने करीब हो। सायोन हर तरफ देखने लगता है, फिर उसे कहता है कि तुम जैसे लूजर यहाँ आ ही नहीं सकते, इसलिए अपनी बकवास बंद करो। इस पे किडनैपर कहता है कि तुमने कुछ नहीं खाया ना, तुम चाहे तो तुम्हारे लेफ्ट में रखी हुई ब्रुशेटा खा सकते हो। अब ये सुनकर सायोन और ज्यादा शॉक्ड होता है, तो उससे पूछता है कि तुम यहाँ आए कैसे। तो किडनैपर कहता है कि अभी तुमने पूछा था ना कि मैं तुम्हारी वाइफ को कैसे हर्ट करूंगा। इस सुनकर सायोन यूजू को हर तरफ ढूंढने लगता है। तभी वो ऊपर एक बंदे को फोन पे बात करते हुए देखता है, तो उसे पकड़ने जाता है, लेकिन वो कोई और ही होता है। किडनैपर पूछता है कि डर गए क्या। सायोन भागते हुए यूजू को ढूंढने लगता है। किडनैपर कहता है कि क्यों, अब बिलीव हुआ ना। सायोन कहता है कि तुम जैसा लूजर मेरी वाइफ को कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है, और वैसे भी तुमने मेरी वाइफ को कभी देखा भी है क्या, पता भी है वो कौन है। तभी वो कहता है कि यूजू तुम्हारी असली वाइफ नहीं है, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी वो थी चेयरमैन होंग की बड़ी बेटी इन ए, और शादी से एक दिन पहले वो भाग गई, जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। फिर तुमने उसकी बहन यूजू से शादी कर ली, क्योंकि चेयरमैन होंग और तुम्हारी फैमिली का कोई तो बहुत पुराना कनेक्शन है, जिस वजह से तुम्हें उनकी फैमिली में शादी करनी ही थी, इसलिए बड़ी वाली नहीं तो छोटी बेटी से शादी कर ली। अब ये बात बाहर आई तो कैसा रहेगा। ये सब सुनकर सायोन हैरान हो जाता है, क्योंकि इस बारे में सिर्फ उन दोनों की फैमिलीज वाले को ही पता था। तो सायोन पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो किडनैपर्स अपने डिमांड्स बताने लगता है कि सबसे पहले तुम्हें यूजू को छोड़ना होगा, फिर तुम अपनी असली फियांसी के साथ रह सकते हो, क्योंकि वैसे भी तुम यूजू को पसंद नहीं करते। पर तभी रिवील होता है कि किडनैपर बनकर बात करने वाली यूजू खुद ही थी, और वो बात कर सकती है, पर इस फोन में वॉइस मॉड्यूलेशन ऑन थी, इसलिए सायोन के यूजू की बात एक आदमी की वॉइस में सुनाई दे रही थी। तो ये किडनैपर का फोन यूजू के पास कैसे आया, ये हमें एक फ्लैशबैक के थ्रू दिखाया जाता है। जब सायोन ने तंग आकर कहा था कि मेरी वाइफ को मार दो, जब वो मुर्दा लाश बन जाएगी तब कॉल करना, ये बोलकर कॉल कट कर देता है। तभी यूजू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था, इसलिए वो बहुत ही तेजी से गाड़ी चला रही थी, और किडनैपर को ही चिल्ला कर कह रही थी कि वापस कॉल करो उस कमीने को, मुझे भी उसे कुछ कहना है। लेकिन सायोन ने फिर कॉल ही नहीं उठाया। बस तभी आगे स्लिपरी रोड होने की वजह से यूजू की कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वो किडनैपर बेहोश हो गया था। तभी उसका ये वाला फोन गिरा था, जिसको यूजू अपने साथ लेकर आई थी। तो प्रेजेंट में यूजू कहती है कि अब बताओ, अगर तुम अपने डैड का इलेक्शन खराब नहीं करना चाहते, तुम्हारे मैरिज के सीक्रेट को रिवील होने से रोकना चाहते हो, तो तुम्हें यूजू को डिवोर्स देना पड़ेगा। तुम्हारे पास कल तक का टाइम है ये डिसाइड करने का, वरना तुम चाहो तो हम 2 बिलियन वॉन में मामला सेटल भी कर सकते हैं। ये सुनकर सायोन कहता है कि तुम लोग अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आते, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं हूँ कौन। तुम्हारी इन बातों को फेक न्यूज बनाना मेरे लिए इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर तुम्हें मुझे ब्लैकमेल ही करना था तो मेरे बारे में थोड़ा पता कर लेते, तुम जैसे को तुम्हें आंख बंद करके अरेस्ट करवा सकता हूँ। ये सुनकर यूजू कहती है कि क्या तुम जानते हो कल मैंने तुम्हारे वाइफ के साथ क्या किया था। मैंने उसे ऑलमोस्ट मार ही दिया था, मैंने उसी के कार में उसे किडनैप किया था, वायर से उसका गला दबाया था, उसके बाल खींचे थे, उसके गर्दन पे चाकू का कट भी मारा था। वो बेचारी इतनी डर गई थी कि मैं तो उसे मारने ही जा रहा था। वो बेचारी तो अपनी जान की भीख भी नहीं मांग पा रही थी, क्योंकि वो तो बोल ही नहीं सकती। फिर तुमने तो कहा था कि उसे मार दो, लाश हो तभी कॉल करना। यूजू को तो मैं मारने ही वाला था, लेकिन उसका लक अच्छा था, स्लिपरी रोड की वजह से कार का एक्सीडेंट हो गया था। पर ये सब सुनकर सायोन गुस्से में सामने की दीवार पे पंच मारता है, और गुस्से से कहता है कि अब टू सुन 406, मैं इससे पहले कभी भी किसी आदमी के बारे में जानने के लिए इतना क्यूरियस नहीं हुआ। मैं तुझे ढूंढ कर रहूंगा, और मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करवाऊंगा, मैं खुद तुम्हें पकड़ूंगा। अब 10 मिनट होने वाले थे, इसलिए यूजू घबरा कर कॉल काट देती है, क्योंकि उसे भी याद था कि 10 मिनट तक उनका कॉल कोई ट्रैक नहीं कर सकता। पर यूजू को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उसने एग्जैक्ट 10 मिनट पे कॉल काटा था कि कहीं सायोन को पता न चल जाए कि किडनैपर बनकर वो खुद ही कॉल कर रही थी। इसलिए वो ये सोच कर बहुत घबरा रही होती कि उसे मेरी बात पर यकीन होगा या फिर मैं पकड़ी जाऊंगी। इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। तो आगे ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग होने वाली है। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।